इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और वक्त है इलेक्शन शो। अब की बार किसकी सरकार का? नजर यूपी और पंजाब की उन खबरों पर है जिसका असर होगा 2022 के चुनाव पर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की 3 बड़ी खबरें। और पहली खबर कहां से है? दिल्ली से। जी हां, दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है जो इस चुनाव से जुड़ी हुई है। दिल्ली से, जहां बीजेपी ने 5 चुनावी राज्यों के लिए प्रभारियों का ऐलान कर दिया है, वहीं यूपी की जिम्मेदारी दी गई है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को। और बाकी 4 राज्यों की जिम्मेदारी किन नेताओं को मिली है, पूरी डिटेल आपको बताएंगे इस बुलेटिन में आगे। दूसरी बड़ी खबर भी दिल्ली से आई है कि यूपी के लिए बहुत बड़ी खबर है ये। बीजेपी सरकार ने अयोध्या में इस बार भव्य दिवाली मनाने का ऐलान किया है और दीपोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकते हैं। डिटेल में आपको बताएंगे आखिरकार कौन कौन होगा और किस तरह से इसकी तैयारी की जा रही है। तीसरी बड़ी खबर अलीगढ़ से है, जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो दौरा होने जा रहा है, ठीक उससे पहले वो जायजा लेंगे। 14 सितंबर को यहां पर प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ में जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। और 2022 के चुनाव में ये यूनिवर्सिटी बीजेपी के लिए कैसे मास्टर स्ट्रोक की तरह काम कर सकती है, ये भी हम आपको पूरी खबर बताएंगे। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं, जो बड़ी खबर आई है चुनाव को लेकर बीजेपी के हवाले से, वो है कि बीजेपी ने 5 राज्यों में अपने प्रभारियों का ऐलान कर दिया जो चुनावी राज्य हैं। और इसमें आपको बताएं कौन कौन है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी चुनाव प्रभारी बनाया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड की जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ भूपेंद्र यादव को नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर का प्रभार दिया गया है, जबकि गोवा के जो इंचार्ज हैं वो होंगे पूर्व सीएम महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस। देखिए, गोवा में इस बार मनोहर पर्रिकर नहीं है, ऐसे में देवेंद्र फडणवीस पे बड़ा जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ वहां पर जो सीएम सावंत है उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि चुनौती उनको इस बार कांग्रेस से भी मिलेगी, आम आदमी पार्टी से भी मिलेगी और कुछ रीजनल पार्टी से भी मिलने जा रही है। बात करेंगे संवाददाता देवेंद्र पराशर से। देवेंद्र, 5 नाम आ चुके हैं, इसमें मुझे लगता है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा टफ रहने जा रहे हैं। और आप इसको किस तरह से देखते हैं कि जहां पर धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश संभालना है और गजेंद्र शेखावत को पंजाब, जहां पर वो इस बार अकाली के बगैर जा रही है बीजेपी? और यूपी चुनाव की बात करें तो निश्चित तौर पर 5 राज्यों में जहाँ चुनाव होने हैं उसमें सबसे ज़्यादा नज़रें टिकी रहेंगी उत्तर प्रदेश पे, देश के लिहाज से भी और बीजेपी के लिहाज से भी। बीजेपी अपनी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश के चुनाव में झोंक रही है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देश का सबसे बड़ा सूबा, जहाँ की सरकार बनने के बाद माना यह जाता है कि दिल्ली का रास्ता खुलता है लखनऊ से होते हुए। तो ऐसी कंडीशन में जब यूपी का चुनाव हो रहा है तो जाहिर तौर पर बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। उस लिहाज से धर्मेंद्र प्रधान, जो कि कुशल संगठनकर्ता माने जाते हैं, धर्मेंद्र प्रधान इससे पहले बिहार के चुनाव में जब बीजेपी को और एनडीए को ज़बरदस्त जीत हासिल हुई थी 2010 में, तब वो बीजेपी के प्रभारी हुआ करते थे। इसके अलावा उत्तराखंड में वो प्रभारी रहे हैं, वहाँ भी पार्टी को जीत मिली थी। कर्नाटक के वो प्रभारी रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान का अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और विद्यार्थी परिषद से वो बीजेपी में आए हुए हैं, तो संगठन की बहुत बारीकी समझते हैं। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि सबको साथ लेकर चलने की क्षमता उनके अंदर रहती है। वो अलग पार्टी के भीतर जाहिर तौर पर अलग अलग अंतर्विरोध होते हैं और वैसी स्थिति में उन सारे कॉन्ट्राडिक्शन को एक साथ संभालना, एडजस्ट करना, ये धर्मेंद्र प्रधान की खासियत बताई जाती है। संभव है कि ये बड़ी खासियत ही जहन में रही होगी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के भीतर जब उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर मुहर लगाई। और कुल मिलाकर उनके साथ 7 लोगों को सह प्रभारी बनाया गया है, जिनमें से 4 केंद्रीय मंत्री हैं, 2 सांसद हैं और एक हैं कैप्टन अभिमन्यु जो कि हरियाणा के जाट नेता हैं, उन्हें भी सह प्रभारी बनाया गया है। और इसके अलावा 6 हिस्सों में बांटकर संगठन की जिम्मेदारी अलग से दी गई है। अमित, तो जैसा कि आपने बताया कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन साथ ही एक और बड़ी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान पर यह होगी कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां पर जो जाट बेल्ट में जिस तरह से किसानों को लेकर एक नया आंदोलन खड़ा किया राकेश टिकैत ने और साथ ही साथ किसान नेताओं ने, उसकी काट किस तरह से वो निकालेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस पूरे चुनाव में बड़ा अहम मुद्दा होगा। अगली खबर भी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से है, बीजेपी से जुड़ी है, लेकिन क्यों ये इंपॉर्टेंट है आप इसको समझिए। 2022 के चुनाव में बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है ये जो होने जा रहा है। बीजेपी सरकार ने इस बार अयोध्या में भव्य दीपोत्सव करने का फैसला किया है और बड़ी बात है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। और इस बार 7.5 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। और पिछली बार 5.5 लाख, जी हां, 5.5 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया था। इस बार 7.5 लाख, यानी 2.5 लाख ज्यादा है। और अयोध्या में इस बार भव्य रामलीला होगी, जिसमें बीजेपी सांसद,
मनोज तिवारी और रवि किशन भी शामिल होंगे। तो एक बड़ा आयोजन है अयोध्या में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकते हैं। रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ गई है। रुचि, दीपोत्सव होने जा रहा है, योगी आदित्यनाथ जाते रहते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी का जाना क्या मैसेज है और क्या इंपैक्ट होगा इसका? देखिए, जब से योगी सरकार बनी है 2017 में, तब से दीपोत्सव हो रहा है। 2017 में 2.25 लाख दिए जलाए गए थे, अब 7.5 लाख दिए जलाए जाएंगे। तो हर साल ये भव्य होता जा रहा है दीपोत्सव। लेकिन क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि जो दीपोत्सव हो उसका फायदा चुनाव में भी उठाया जा सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आने की बात चल रही है। बीजेपी का जो आकलन है वो ये मानती है कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसमें करीब 26 जिले आते हैं और उसमें 156 सीटें आती हैं, जिसमें से 2017 में बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ 118 जीत ली थी, बीजेपी ने अकेले 106 जीत ली थी। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा और अयोध्या में जो दीपोत्सव होगा, अब मंदिर का निर्माण चल रहा है, करीब करीब नींव भरने का काम पूरा हो चुका है। पूरा अयोध्या में विकास के काम हो रहे हैं। स्टेशन को मंदिर के तर्ज पे, उसके मॉडल पे बनाया जा रहा है। श्री राम के नाम पे एयरपोर्ट बन रहा है। तो इस सब का फायदा, जहाँ पे भव्य दीपोत्सव बनेगा, चुनाव में भी फायदा होगा। बिल्कुल, अयोध्या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और रहेगा, चुनावों में रहेगा। और यही वजह कि सिर्फ बीजेपी नहीं, आप बीएसपी को देख लीजिए, आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, किसी भी पार्टी का नाम देख लीजिए, अयोध्या से हर चीज की शुरुआत हो रही है, चाहे वो सम्मेलन हो, तिरंगा यात्रा हो। तो ऐसे में बीजेपी क्यों पीछे रहे? तो कुल मिलाकर अयोध्या सेंटर है और सेंटर रहने वाला है इन चुनावों में 2022 का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब खबर हम बताएंगे आपको अलीगढ़ से, जहां पर आज पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी के अलीगढ़ दौरे को लेकर जो तैयारियां हो रही हैं उसका जायजा लेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ जाने वाले हैं, जहां वो जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। जी हां, महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, जिसकी आधारशिला रखी जाएगी और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। लेकिन आप समझिए कि जाट राजा, जिन्हें एक तरह से आइकॉन माना जाता है, जाट आइकॉन माना जाता है, उनके नाम पर जब ये शिलान्यास होगा यूनिवर्सिटी का, तो इससे जो जाट समुदाय है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उनके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा एक गेम चेंजर हो सकता है, मास्टर कार्ड साबित हो सकता है। मिशन अलीगढ़ पर प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को पहुंचेंगे, महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे और डिफेंस कॉरिडोर का भी शिलान्यास करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचेंगे तो यह बहुत अहम रहने वाला है। जाट राजा के नाम पर जो यूनिवर्सिटी है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो शौर्य के प्रतीक हैं जाटों के, महेंद्र प्रताप सिंह आजादी की लड़ाई में शामिल हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान, जी हां, अफगानिस्तान चले गए, काबुल में भारत की अंतरिम सरकार का ऐलान किया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह 1946 में भारत लौटे और बाद में मथुरा से सांसद भी बने। और राजा महेंद्र प्रताप ने एएमयू को जमीन दान पे दी। जो आप देखते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वो दान में जमीन दी थी राजा महेंद्र प्रताप ने। और एएमयू में राजा के नाम पर कोई बिल्डिंग नहीं है। योगी ने 2019 में यूनिवर्सिटी का ऐलान किया और अलीगढ़ में जाट राजा के नाम पर यह यूनिवर्सिटी तैयार हो रही है। और आपको बता दें 1932 में उनका नाम नॉमिनेशन भी हुआ था, यानी महाराजा महेंद्र सिंह का नाम नॉमिनेशन के लिए गया था। किसके लिए? नोबेल प्राइज के लिए। लेकिन ऐसे व्यक्ति के नाम पे उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं मिला है। जाट राजा की पहचान मोहम्मद अली जिन्ना के घोर विरोधी थे और जिन्ना को वो जहरीला सांप बताया था। उन्होंने महात्मा गांधी को आगाह किया था। 1930 में गांधी जी को चिट्ठी लिखी थी और जिन्ना को गले नहीं लगाने की नसीहत भी दी थी। और यूपी में जाट फैक्टर किस तरह से काम करता है यह भी आपको बताते हैं, क्योंकि जो जाट फैक्टर है यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि जो किसान हैं वो जाट, जो किसान नेता है वो लगातार मोर्चाबंदी कर रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? आबादी, इलेक्शन, वोट बैंक। आबादी कितनी है? 6%। देखिए उत्तर प्रदेश में जाट जो आबादी है 6% है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6%। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी जो तादाद है 6% है। और असर कितने सीटों पर है? 120 सीटों पर असर है। जब 120 सीटों पर असर हो तो आप समझ सकते हैं कि हर कोई चाहता है कि जो ये जाट बेल्ट है उनके पास आ जाए। और यही वजह है कि बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहती है। इसीलिए ये जो ट्रम्प कार्ड खेला जा रहा है ये बहुत ही काम आ सकता है और बीजेपी के लिए हम कह सकते हैं एक तरह से ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है जाट समुदाय को साधने के लिए। अब खबर आपको बताएं, ओबीसी से जुड़ी है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी दौरे के दूसरे दिन आज सुल्तानपुर जाएंगे, जहां वो
2:30 बजे उनकी रैली है। और इससे पहले ओवैसी ने कल अयोध्या के रुदौली में रैली और लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस दौरान खुलकर मुस्लिम कार्ड खेला। यूपी के 19% मुसलमानों से एसपी, बीएसपी और कांग्रेस की बजाय एआईएमआईएम को जिताने की अपील की। ओवैसी ने बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी को पार्टी में शामिल किया है और जेल में बंद समाजवादी पार्टी नेता आजम खान पर भी उन्होंने डोरे डाले हैं। तो ओवैसी आज दूसरे दिन फिर से जाने वाला है सुल्तानपुर। उनकी फिर से कोशिश होगी कि किस तरह से वो जो यहां पर 19% मुस्लिम आबादी है उन पर अपनी पकड़ बनाए, ताकि जिस तरह से बिहार में उन्हें सफलता मिली थी, 5 सीटें जीती थी, यहां पर भी वो सीटें जीत पाए। ओवैसी का टारगेट मुस्लिम वोट बैंक है। उन्होंने रुदौली में जहां रैली की वहां करीब 27% मुस्लिम वोट हैं। बाकी जिले की अगर बात करते हैं अयोध्या में, तो मुस्लिम कितने हैं टोटल? वोट 15% है। और आज जहां सुल्तानपुर में जाएंगे वहां पर मुस्लिम वोट 17% है। और ओवैसी कल बाराबंकी में जब रैली करेंगे तो वहां पर 26% है। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि आखिरकार जो मुस्लिम जिस बेल्ट में वो जा रहे हैं, रुदौली 27%, अयोध्या 15%, सुल्तानपुर 14%, बाराबंकी 36%। तो इस तरह से देखा जाए, अगर यहां पर उनको एक मुश्त वोट मिलता है और साथ ही उनके जो सहयोगी दल उनका वोट आता है, तो उनको उम्मीद है कि वो वही सफलता दोहरा सकते हैं जो उन्होंने बिहार में की थी। अब अयोध्या के रुदौली में ओवैसी ने फैजाबाद राग आलापा है। बीजेपी और योगी सरकार पर निशाना साधा है क्योंकि नाम बदला गया है। इसी वजह से मुस्लिम वोट बैंक का मुद्दा छेड़ा है। अखिलेश यादव के एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण को टारगेट किया है। ओवैसी ने रुदौली में रैली की और मुस्लिम पॉलिटिक्स को कैसे हवा दी, आप खुद सुनिए। क्या कहा उन्होंने कि ओवैसी को अयोध्या नहीं जा रहे? मेरे भाई, अयोध्या भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हम जब कश्मीर गए तो अयोध्या नहीं जाएंगे। और फैजाबाद की तारीख, इनको नाम फैजाबाद से इतनी जलन क्यों है? मैं खाली बजाने के लिए या आपसे दाद हासिल करने के लिए यहां पर नहीं आया हूं। मैं तुम्हारी थालियों का मोहताज ना कभी था ना कभी रहूंगा। मैं किसी का मोहताज हूं तो अल्लाह का मोहताज हूं। मैं तुमको आपको बताने आया हूं कि अपने दिलों में एक इनकलाब पैदा करो, अपने दिलों में एक तब्दीली पैदा करो। अगर जिंदा हो तो जिंदा कौम की मिसाल बनो। अगर जिंदा हो तो हरकत करो। अगर जिंदा हो तो अपनी पार्टी का वोट दो। अगर जिंदा हो तो तोड़ दो ये तमाम गुलामी की कैदियों की जंजीरों को, जो 60 साल से तुमको डरा डरा कर तुम्हारा वोट हासिल करके हमको बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा कर। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ओवैसी की जबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो बड़े कड़वे होते हैं। अखिलेश यादव आ जाओ रुदौली में, तुम एक तरफ मैं एक तरफ, इस जनता को बात करेंगे, बोलेंगे। तुम डराने की बात करते हो, मैं उम्मीद दिलाने की बात करता हूं। तुम भगाने की बात करते हो, मैं कहता हूं पीठ नहीं सीना दिखाओ। तुम जहालत की बात करते हो, मैं इल्म की बात करता हूं। तुम डराने की बात करते हो, मैं इत्तेहाद की बात करता हूं। ये मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का पैगाम। और यहां पर आप जानते हैं कि पहली मर्तबा अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां जब हारे तो 1000 वोट से हारे थे। 5 साल के बाद जब 2017 में इलेक्शन हुआ तो रुश्दी मियां 31,000 वोट से हार गए। मैं तो नहीं रहा था ना अखिलेश। सही बात है। तो यादव ने, रुदौली के हमारे यादव भाइयों ने फैसला किया कि समाजवादी तो यादवों की पार्टी है। तो यूपी में 19% मुस्लिम और 11% यादव हैं। 30% वोट के इस गठजोड़ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा माना जाता है। लेकिन अब ओवैसी 19% मुसलमानों को यादव के खेमे से निकालकर अपनी ओर लाना चाहते हैं और अपनी लीडरशिप तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि अब वो जो ये एमवाई फैक्टर है उसको छोड़कर उनके साथ आ जाए। लेकिन जो 30% आप टोटल देख रहे हैं, यही वजह कि समाजवादी पार्टी को जब भी सफलता मिली इसी कॉम्बिनेशन की वजह से मिली है। वक्त हो गया एक ब्रेक का और उसके बाद आपको प्रियंका गांधी का यूपी प्लान बताएंगे। फौरन लौटते हैं।
अब खबर कांग्रेस की। 2022 में कांग्रेस को भी यूपी में कुछ करिश्मे की उम्मीद है और ऐसे में यूपी की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी 10 और 11 सितंबर को लखनऊ दौरे पर जा रही हैं और इस दौरान वो संगठन के समीक्षा और साथ ही साथ चुनावी रणनीति को लेकर मंथन करेंगी और अपने नेताओं के साथ बातचीत करेंगी। और आपको तो बता दें कि जो कांग्रेस है कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों की भी तैयारी कर चुकी है और इसको लगातार उनके पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रियंका गांधी की अपने नेताओं के साथ बातचीत हो रही है। अब ऐसे में देखना है कि कांग्रेस इस बार क्या कर पाती है। तो 10 से 11 सितंबर का दौरा करेंगी और संगठन की समीक्षा है और चुनावी रणनीति पर मंथन भी है। और यूपी में कांग्रेस ने अपने कुछ उम्मीदवारों को वही फाइनल कर लिया है। जो हम बता रहे थे आपको, 40 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर उम्मीदवारों को तय किया जा चुका है। 2017 में जीते उम्मीदवारों को तो फिर से टिकट मिल ही सकता है, लेकिन 2017 में कांग्रेस के 7 उम्मीदवार जीते थे और इस बार भी 2017 में दूसरे नंबर पर जो रहे थे उम्मीदवार उन्हें टिकट मिल सकता है, यह बताया जा रहा है। और पिछली बार कांग्रेस उम्मीदवार 46 सीटों पर दूसरे नंबर पर थे और मुस्लिम आबादी वाले सीटों पर भी कांग्रेस ने कैंडिडेट तय कर लिए हैं ताकि अगर पार्टी अकेले जाए, क्योंकि पार्टी का कहना है कि वो जो छोटी पार्टियां उनके साथ ही गठबंधन कर सकती है, इसलिए कुल मिलाकर उन्होंने ज्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आगे इंडिया टीवी पर आपके लिए क्या खास है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।